ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला हुआ है। ये वाले क्वेश्चन में क्या है, ध्यान दो। हमारे पास एक सैटेलाइट है और वो सैटेलाइट एक 4R रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहा है। जहां पे 4R क्या है, जहां पे R क्या है, R इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, नाउ अब क्या बोला हुआ है, इट्स वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड टू हाफ। ठीक है, सब मैकेनिज्म में उसका वेलोसिटी जो है उसको मैंने आधा कर दिया। विल इट क्रैश ऑन अर्थ? पहला सवाल यह है। इफ यस, देन एट व्हाट एंगल? तो कितने एंगल पे वो क्रैश करेगा वो हमें निकालनी है। अच्छा, बाय द वे 4R रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट पे गोल गोल घूम रहा है, तो जो हमारा V सर्कुलर होगा वो कितना है, Gm/4R। ये हमारा सर्कुलर ऑर्बिट का वेलोसिटी है, अंडर रूट। सो जो हमारा नया वेलोसिटी कर दिया मैंने उस पॉइंट पर, दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ दिस, यानी अंडर रूट Gm/16R। और जैसे मैं वेलोसिटी को आधा करूंगा, ये वाला वेलोसिटी 0 और सर्कुलर के वेलोसिटी के बीच में है, सो इट विल एग्जीक्यूट an elliptical path having earth at further focus। अर्थ जो होगा वो हमारा फर्दर फोकस पे लाई करेगा और वहां से वो इलिप्टिकल ऑर्बिट पे गोल गोल घूमेगा। ठीक है, अच्छा, अब मेरा ये एम है जो इलिप्टिकल का जो से मेजर एक्सिस है उसका लेंथ कितना होने वाला है, लेट्स सी। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो एपोजी पोजीशन होगा वो R मैक्स तो डेफिनेटली हमारा 4R ही होगा, क्योंकि ये वाला पोजीशन हमारा एपोजी पोजीशन है। ठीक है, अच्छा, जो हमारा EI होगा वो कितना होगा, जो हमारा EI होगा वो कितना होगा, जो वहां पर एनर्जी है, -Gmm by 4R, that is the potential energy, plus half m into V nu square, that is Gm/16R. So that will be equals to -Gmm/4R plus Gmm/32R। तो जो हमारा एनर्जी आएगा ये वाला, वो मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस अगर मैं करूं तो यहां पर आ जाएगा 7Gmm by 32R, और ये एनर्जी हम जानते हैं होता है -Gmm/2A, जहां पे 2A इज द सेमी मेजर इज द मेजर एक्सिस। सो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो 2A का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 32R/7, यानी A का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 16R/7। ठीक है,
सो जो हमारा मिनिमम डिस्टेंस होगा, हाइपोथेटिकल, मैं जानता नहीं हूं अभी क्रैश करेगा या नहीं करेगा, मान लो अर्थ एक पॉइंट मास होता, तो इन दैट केस जो हमारा आर्मीन होता दैट विल बी 2a माइनस 4r, क्योंकि आर मैक्स जो है वो तो हमारा 4r है, और इसको अगर हम कंप्यूट करें तो दिस कम्स आउट टू बी 4r/7 दैट इज लेस देन r। तो एक बात तो निश्चित है, ये r से कम डिस्टेंस है, तो सिंपल सी बात है, इट विल क्रैश ऑन अर्थ। एक बात तो डेफिनेट है, जो ये अर्थ पे तो क्रैश करेगा ही करेगा, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, अच्छा, अब अर्थ पे अगर क्रैश करता है तो कितना एंगल पे करेगा, ध्यान दो, ये है हमारा अर्थ ऑफ अ रेडियस r, ठीक है, और यहां पर हमारा एपोजी पोजीशन है वो हमारा 4r पे है। यहां से ये इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाते हुए इस तरीके से मान लो अर्थ पे क्रैश किया, ठीक है। तो ये वाले इंस्टेंट पे जो हमारा वेलोसिटी है, मान लो ये कुछ इस प्रकार से है, और ये है यहां का रेडियस, दिस इज द आर वेक्टर, ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो हमारा एंगल है, मान लो ये है अल्फा। मैं ये ध्यान नहीं दे रहा हूं वो एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है, ठीक है, उस चीज पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, राइट। अच्छा, सो सबसे पहले ये वाला v का वैल्यू कितना होगा, यहां पर है पॉइंट A और यहां पर है पॉइंट B। A एंड B में अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूं, ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाने पर क्या होगा, जो हमारा सिस्टम का एनर्जी है वो हम लोगों ने पहले ही निकाल रखे हैं, दैट इज -7 GMM/32R। वो है बी पॉइंट का एनर्जी। बी पॉइंट का पोटेंशियल डेफिनेटली होगा -GMM/R प्लस काइनेटिक एनर्जी दैट इज 12mv², वो v जिससे वो इसके साथ टकरा रहा है। सो ये काट के खुश हो जाओ, तो v²/2 का वैल्यू आ जाएगा GM/R माइनस दिस, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25 GM/32R। तो v का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 5/4 into √GM/R, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ v। ट्रस्ट में कैलकुलेशन, ठीक है, अरे कभी कभार ट्रस्ट भी कर सकते हो। अब उसके बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन फॉर A एंड B अगर मैं लगाता हूं, तो M, इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना हो गया था, A पॉइंट का वेलोसिटी वो हम लोगों ने निकाल दिए थे 1/4 into √GM/R into 4R, that will be equals to mv into r into sin अल्फा। यहां पे एंगल अल्फा जो है वो हमारा v और r के बीच का एंगल है। सो सिंपल सी बात है, m काट दो, GM/R काट दो, 4 हमारा कट हो गया, R हमारा कट हो गया, तो साइन अल्फा का वैल्यू यहां से अगर हम निकालें, ये सिंपली आ रहा है 4/5, तो अल्फा जो आ रहा है
द एंगल ऑफ क्रैश दैट इज इक्वल्स टू 53 डिग्री। तो ये हमारा 53 डिग्री पे ये क्रैश करेगा। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है 180 माइनस 53 भी इक्वली गुड आंसर है, इट डजंट मैटर। ठीक है, 180 माइनस 53 भी इक्वली गुड आंसर है, वो तुम पे है, तुम कौन सा वाला वैल्यू लिख रहे हो। मोर देन वन करेक्ट में आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो इस तरीके से हम वो वाले केस निकाल सकते हैं जहां पे इलिप्टिकल ऑर्बिट हमारा पूरा नहीं हो पाता है, उससे पहले ही हमारा वो क्रैश कर जाए। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा, ये बात मान लो जो अर्थ जो है वो प्रैक्टिकली सर्कुलर ऑर्बिट में सन के चारों तरफ गोल गोल घूमता है और उसका जो रोटेशन है उसका रेडियस RAC मान लेना है। ठीक है, और ये भी मान लेना जो अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ 365 डेज में गोल गोल घूमता है। अब सवाल ये है, जो अर्थ जहां पर है वहां से एक पार्टिकल रेस्ट से चालू किया है और रेस्ट से चालू करके सन की तरफ गिर रहा है। अर्थ को भूल जाओ, ठीक है, अर्थ का इंटरेक्शन को कंप्लीटली भूल जाओ। तो सवाल यह है, सन को अगर मैं एक पॉइंट मास मानता हूं जो कि दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सन को हम प्रैक्टिकली नेग्लेक्ट करेंगे, तो टाइम कितना लगेगा जो कि वो हमारा अर्थ के सन के सरफेस पर पहुंच जाए। पहली नजर पे ये लगता है तो सर ये इलिप्टिकल ऑर्बिट का क्वेश्चन है ही कैसे। दूसरी बात, ऐसा एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करने का ट्राई किए थे, याद करो, उसका इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा टफ होने के कारण मैंने बोला था भाड़ में जाए, ये वाला इंटीग्रेशन को छोड़ दो। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं लेकिन उसका इंटीग्रेशन बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक था। तो अब सवाल यह है, जो ये वाला क्वेश्चन में कहां से हम इलिप्टिकल ऑर्बिट सोच रहे हैं। ध्यान दो, ये वाला जो पार्टिकल का मोशन होगा, ये अगर हमारा सन है तो सन के रिस्पेक्ट में अगर मैं ये वाला पार्टिकल को एक सैटेलाइट मानूं और ये डिस्टेंस है RAC, तो यहां पर जो हम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए हैं दैट वेलोसिटी v इक्वल्स टू 0, तो इसका पाथ जो होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। बट एक बात और ध्यान दो, स्ट्रेट लाइन is a special case of ellipse। और कैसा स्पेशल केस था, जहां पर फोकस is at the end point of मेजर एक्सिस। यानी ये वाला पार्टिकल जो हमारा स्ट्रेट लाइन में फॉल कर रहा है वो एक्चुअल में हम मान सकते हैं जो सन के रेस्पेक्ट में एक इलिप्टिकल पाथ ही तो फॉलो कर रहा है। जो इलिप्टिकल पाथ का जो हमारा RAC है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द मेजर axis of degenerated ellipse। वो इलिप्स जिसका माइनर एक्सिस हमारा 0 बन चुका है, वैसा इलिप्स का जो हमारा मेजर एक्सिस है, ध्यान दो, वो RAC है। तो बेसिकली यहां से यहां पर आने के लिए जो रिक्वायर्ड टाइम है, जो भी हमारा रिक्वायर्ड टाइम है, दैट विल बी इक्वल्स टू ये वाले इलिप्स में घूमने का जो टाइम पीरियड है, जिसको मैं T' बोलता हूं, by 2।
अच्छा, ध्यान देना, ये वाला जो हमारा टी डैश होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू आर ए सी बाई 2 का होल टू द पावर 3/2, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। यानी ये जो टी डैश होगा दैट विल बी सम कांस्टेंट के, और वो के हमारा हर पाथ के लिए सेम होता है। अच्छा, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ जो है, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ जो है उसको अगर हम टी नॉट बोलते हैं दैट टी नॉट विल बी इक्वल्स टू 365 डेज। और अर्थ को हम लोग सर्कुलर मान रहे हैं। अगेन, सर्कुलर इज ऑल्सो अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्स, जहां पर हमारा फोकस आके सेंटर पे कन्वर्ज करे। तो जो सर्कल का रेडियस होगा अर्थ के लिए, अगर हम बात करें, रेडियस दैट इज इक्वल्स टू आर ए सी, यही हमारा सेमी मेजर एक्सिस है। हाँ कि ना? ये भी तो एक स्पेशल केस ऑफ इलिप्स ही है। तो हम लोग दो एक्सट्रीम केस ऑफ इलिप्स, इसलिए मैंने वहां पे बोला था इस बात पे ध्यान देना, स्ट्रेट लाइन और सर्किल भी स्पेशल केस ऑफ इलिप्स तो है ही है। तो अर्थ के लिए अगर मैं बात करूं, टी नॉट जो है दैट इज के इंटू आर ए सी टू द पावर 3/2। तो अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, टी डैश बाई टी नॉट, के गॉन, आर ए सी गॉन, दैट इज 1/2 टू द पावर 3/2। तो इसका जो टाइम पीरियड होता स्ट्रेट लाइन में, अगर मैं पूरा इलिप्स, यानी टाइम पीरियड क्या है, यहां से यहां आके वापस जाना, वापस जाएगा नहीं, इसीलिए बाई 2 मैंने बोला हूं। यहां से यहां आके वापस आने पे एक बार पूरा पीरियड कंप्लीट होता, वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, उससे पहले ही सन पे आके गिर जाएगा। तो टी डैश जो होगा दैट विल बी सिंपली 365 बाई 2√2 ईयर्स। तो यहां पर गिरने के लिए जो रिक्वायर्ड टाइम होगा दैट रिक्वायर्ड टाइम इज सिंपली इक्वल्स टू 365 बाई 4√2 ईयर्स। शायद ये 60 ईयर्स के आसपास कुछ एक नंबर आता है, 60 या 64 के आसपास कोई एक नंबर आता है, बाहर में जाए, डजंट मैटर। सो इंटीग्रेशन इसका बहुत ज्यादा टफ होता है, क्योंकि पहले तुम वेलोसिटी निकालोगे एज अ फंक्शन ऑफ एक्स और फिर उसको इंटीग्रेट करोगे, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है। सिंपली अगर हम स्ट्रेट लाइन को इज अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्स तुम सोचते हो, एज अ डीजनरेटेड इलिप्स तुम सोचते हो, तो इन दैट केस हम प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके ओके दोस्तों, अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है। मास ऑफ अर्थ को m मान लेना, सैटेलाइट का मास स्मॉल m है, जो रेडियस है वो है r1। अब उसको मैं एक दूसरा ऑर्बिट पे स्विच करना चाह रहा हूं उसी प्लेन में, जिसका रेडियस है r2, और ये वाला प्रोसेस को मैं करना चाहता हूं वाया अ सेमी इलिप्स स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। तो टोटल A से B ले जाने के लिए हमारा जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो तो हम देख लेंगे, पर ऑब्वियस सी बात है A पे हमें कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी और B पे हमें कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो जो पार्ट ऑफ एनर्जीज है उसके बारे में हमें बातचीत करनी है। तो दोस्तों वो हम किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में एक बार देखते हैं। लेट्स सी। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी एट ए कितना होगा? दैट विल बी -GMM
बाई 2r1 और एनर्जी एट बी जो होगी दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस GMM बाई 2r2। ये तो हम लिख सकते हैं। तो जो हमारा टोटल एनर्जी जो देनी पड़ेगी अल्टीमेटली डेल्टा E दैट विल बी इक्वल्स टू द फाइनल एनर्जी माइनस द इनिशियल एनर्जी दैट विल बी इक्वल्स टू GMM बाई 2 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये है हमारा टोटल एनर्जी जो देनी पड़ेगी, हाँ कि ना? राइट। अच्छा, वेलोसिटी एट ए कितना होगा राइट नाउ? कितना है? अंडर रूट GM बाई R1 सर्कुलर पाथ पे जाने में, और बी पॉइंट पे जो फाइनली हमारा सर्कुलर पार्ट में जाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट विल बी GM बाई R2। ठीक है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, अब मैं ए पे कोई एनर्जी देने वाला हूं, मैं ए पे कोई एनर्जी देने वाला हूं जो कि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में जाके यहां पर बी पर पहले पहुंच जाए, फिर बी पे मैं शूट करूंगा और वो शूट करने पर वो वापस एक दूसरा सर्कुलर मोशन का पाथ जो है वो पकड़ लेगा। बाय द वे एक चीज ध्यान देना, जो हमारा ए का एनर्जी होगा प्लस जो बी का एनर्जी होगा दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा ई। दैट्स ऑब्वियस। मैं एनर्जी को किस फ्रैक्शन में दे रहा हूं, कैसे दे रहा हूं, इट डजंट मैटर। ए का जो टोटल एनर्जी प्लस बी का जो टोटल एनर्जी है वही तो हमारा टोटल एनर्जी का चेंज तो दिखाने वाला है। अच्छा, नाउ ए टू बी जो हमारा सेमी इलिप्स बन रहा है उसका मेजर एक्सिस कितना है? ऑब्वियस सी बात है, उसका मेजर एक्सिस का जो लेंथ होगा दोस्तों, जो हमारा पेरिजी पोजीशन है वो R1 पे है और जो हमारा एपोजी पोजीशन है वो हमारा R2 पे आना चाहिए। तो वो हमारा मेजर एक्सिस जो आना चाहिए, तो हमारा ए का जो नया एनर्जी होना चाहिए आफ्टर द फायरिंग दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस GMM बाई R1 प्लस R2, क्योंकि वही तो हमारे इलिप्टिकल पाथ का एनर्जी होती है टोटल। सो सिंपल सी बात है, जो हमारा डेल्टा EA होगा वो कितना होगा? दिस विल बी इक्वल्स टू EA न्यू दैट इज माइनस GMM बाई R1 प्लस R2 माइनस EA दैट इज GMM बाई 2R1। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? डेल्टा EA, सॉरी माइनस कर वो लिखना गलत हो गया, प्लस सॉरी माइनस ऑफ माइनस दैट मेक्स इट प्लस। तो दैट विल बी इक्वल्स टू GMM बाई 2 टाइम्स R1 बाई R1 प्लस R2। अगर मैं LCM पे लेता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? R1 प्लस R2 यहां पर आएगा माइनस 2 टाइम्स R1। सो डेल्टा EA जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू GMM R2 माइनस R1 बाई 2R1 इंटू R1 प्लस R2। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मुझे देनी पड़ेगी एट पॉइंट A फॉर द ट्रांसफर। नाउ यहां पर अगर मैं एक चीज देखूं, डेल्टा E का वैल्यू कितना होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू GMM
इंटू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स R1 R2। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो डेल्टा EA बाई डेल्टा E, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो GMM ये वाला टर्म चला गया, 2R1 चला गया, तो सिंपली आई विल गेट R2 बाई R1 प्लस R2। तो डेल्टा EA विल बी R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू डेल्टा E। एंड क्योंकि डेल्टा EA प्लस डेल्टा EB हमारा डेल्टा E के इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा EB जो हमारे पास आएगा दैट विल बी R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू डेल्टा E। सो दोस्तों, ये जो हमारा ट्रांसफर है मेरे ख्याल से हमें वो समझ में आ चुका है। अब अगले क्वेश्चन में इसी का एक कोरोलरी क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, राइट? ओके दोस्तों, एक क्वेश्चन देखो, ये इसी का क्वेश्चन इसी की तरह है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारा मून के चारों तरफ एक सैटेलाइट घूम रहा है, सैटेलाइट मतलब रॉकेट मान लो, तो जो भी है, उसको मून पे लैंड कराना है। तो जब यहां पर हमारा P पॉइंट पे सर्कुलर ऑर्बिट पे ये गोल गोल घूम रहा था, सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस है R प्लस H, जहां पे R इज द रेडियस ऑफ द मून, वहां पर हमारा एक फायरिंग किया गया सम बाय जेट फ्यूल, और जेट फ्यूल जो निकलता है वो डेफिनेटली वो निकलता है विद अ स्पीड ऑफ V विथ रेस्पेक्ट टू द रॉकेट, बहुत बर्स्ट में निकलता है, यानी जब वो निकल रहा है उसके दौरान वेलोसिटी का जो चेंज है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और वो वाला बस से उसको अल्टीमेटली Q पॉइंट पे लाया जाता है, अर्थ एकदम मून के सरफेस पे, जिसके बाद वाया सम मैकेनिज्म वो लैंड करेगा। तो सवाल ये है, इस पूरे प्रोसेस के दौरान अगर हमारा जो फ्यूल कंजम्पशन है वो अगर हमें निकालना है, उसका वैल्यू कितनी होगी? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून सरफेस जो है दैट इज इक्वल्स टू G, M इज द मास ऑफ सैटेलाइट, कैपिटल M अगर जरूरत पड़े तो दैट विल बी द मास ऑफ द मून। ओके दोस्तों, तब सॉल्व करना चालू करते हैं। अच्छा, जो हमारा G है उसका वैल्यू कितना है वो मैं पहले लिख के रख देता हूं, दैट इज GM बाई R स्क्वायर। तो GM का वैल्यू जो है वो मैं लिख सकता हूं स्मॉल g इंटू R स्क्वायर, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये जो हमारा ट्रांसफर हुआ है वाया सेमी इलिप्टिकल पाथ, ये जो हमारा ट्रांसफर हुआ है वाया सेमी इलिप्टिकल पाथ, तो उसके लिए मैं लिख सकता हूं जो हमारा R मैक्स है वो है R प्लस H, और जो हमारा R min है वो है हमारा R। तो हमारा जो इलिप्टिकल पाथ का मेजर एक्सिस होगा दैट इज 2R प्लस H। अच्छा, जब वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा था तब P पर वेलोसिटी कितना था? दैट वाज अंडर रूट GM बाई R, सॉरी R प्लस H। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? GM का वैल्यू है G R स्क्वायर, तो R तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट G बाई R प्लस H, ये मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। ये है हमारा P पॉइंट पे जब वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा था वहां पर उस टाइम का वेलोसिटी। ऑब्वियसली बात है, जो हमारा जेट फ्यूल है वो जेट फ्यूल उसका वेलोसिटी पे बदलाव लाएगा, ऐसे बदलाव लाएगा जो कि वो ये सेमी इलिप्टिकल पाथ को पकड़ ले। अच्छा, टोटल एनर्जी
total energy of semi elliptical path कितना होगा, उसको अगर मैं E बोलता हूं, that is equals to minus GMM by the major axis 2R plus H. ओके, सो यहां से मैं लिख सकता हूं हाफ m वीपी इलिप्टिकल का होल स्क्वायर, जो नया वेलोसिटी हुआ है आफ्टर द रॉकेट फ्यूल, माइनस उस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी R plus H, that will be equals to minus GMM by 2R plus H. So MM is cancelled. So VP elliptical का स्क्वायर जो आएगा that will be 2GM 1 by R plus H minus 1 by 2R plus H. If I compute, it comes out to be R by R plus H 2R plus H. Trust me in calculation. कभी कभार कर सकते हो, बोला हूं मैं. और GM का जो वैल्यू होगा that will be G into R square. So this will be equals to 2GR by R plus H into 2R plus H into R square. तो जो हमारा इलिप्टिकल पाथ का वेलोसिटी होगा, जो कि ऑब्वियसली लेस देन सर्कुलर पाथ का वेलोसिटी होगा, क्योंकि डेफिनेटली यहां पर एनर्जी कम करनी पड़ेगी क्योंकि मून का सेंटर फर्दर फोकस पे जा रहा है, तो वीसी से डेफिनेटली कम वेलोसिटी करना पड़ेगा. यानी जो हमारा जेट फ्यूल है, उस जेट फ्यूल का अपने मोशन के डायरेक्शन में ही उसको थ्रस्ट मारना पड़ेगा, मतलब फ्लो होना पड़ेगा, जो कि थ्रस्ट उल्टा है, यानी उसका रिटार्डिंग थ्रस्ट लगाना पड़ेगा. ये डेफिनेटली हमारा वीसी से कम ही होना पड़ेगा, वरना ये फर्दर फोकस पे क्यों गया इसका सेंटर, राइट? तो इट विल बी रिटार्डिंग थ्रस्ट. ये होगा R into under root 2GR by R plus H into 2R plus H. So at point P, जो टोटल थ्रस्ट होगा जो लगाना पड़ेगा वो इसकी मोमेंटम चेंज के इक्वल होना चाहिए. दैट विल बी m इंटू वीपी सर्कुलर माइनस वीपी इलिप्टिकल. ये नेट हमारा थ्रस्ट होना चाहिए, नेट हमारा इंपल्स होना चाहिए. सो दोस्तों, ये जो टोटल थ्रस्ट यानी इसका जो इंपल्स होता है वो होता है v रिलेटिव इनटू मास ऑफ फ्यूल, क्योंकि फोर्स जो होता है वो होता है म्यू यानी रेट ऑफ मास फ्लो इनटू द रिलेटिव वेलोसिटी. तो टोटल इंपल्स निकालने के लिए हम टाइम के साथ इंटीग्रेट कर देंगे, dt dt कटेगा, यानी नेट जो आएगा वो मास ऑफ द फ्यूल आएगा. तो सिंपल सी बात है, जो हमारा मास ऑफ फ्यूल आएगा दैट विल बी द टोटल चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय द v रिलेटिव. v रिलेटिव तो कैपिटल V दे रखा है, सो दिस विल बी m बाई v. अच्छा, एक r जो है वो बाहर कॉमन जा रहा है, रूट ओवर G by R plus H minus 2GR by R plus H into
2r प्लस h। ठीक है। सो दोस्तों, इलिप्टिकल ऑर्बिट के जितने भी फंडे होते हैं वो हमने सारे के सारे कर लिए हैं। विथ दिस वी हैव एंडेड ग्रेविटेशन। बाय द वे, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर ऑर्बिट चेंज करता है, जो मंगलयान मूवी में दिखाया था हम लोगों को, ठीक है, हमेशा ध्यान देना और प्रूफ करने का भी ट्राई करना, जो अगर हमारा फ्यूल एक कांस्टेंट इंपल्स लगा सकता है J, तो इट इज बेटर जो वहां पर जो मैं इंपल्स मारूं फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैं पेरिजी पोजीशन पे मारूं रेदर देन एपोजी। ठीक है, ये प्रूफ करने का ट्राई करना जस्ट फॉर इंटरेस्ट। अगर कांस्टेंट इंपल्स में मारता हूं J, तो बेटर ये है वो पेरिजी पोजीशन पे लगे रेदर देन एपोजी। तो ग्रेविटेशन के रिगार्डिंग जितने भी फंडे हो सकते हैं वो हमने सारे के सारे कवर कर लिए हैं। ठीक है, एक एक चीजें हमने ढंग से निपटाए हैं, हम कहीं पर कोई भी कॉर्नर कट नहीं किए हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स का भी सब्सटेंशियल पार्ट हम लोगों ने इस चैप्टर में खत्म कर चुके हैं। तो दोस्तों, अब इसके बाद हम अगले चैप्टर्स की ओर बढ़ेंगे। ग्रेविटेशन यहीं पे समाप्त। ओम स्वाहा।